नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना जो लेसन चल रहा है धातु व अधातु और धातु और अधातु में हम लोग उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हम लोगों ने जितने आसान PDF सरल नोट्स डाल रखे हैं वो YouTube पर किसी भी वीडियो में इस प्रकार के नोट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, जिसमें हम लोगों ने धातु और अधातु में जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। जो आपका टॉपिक है आज का, वो आज का टॉपिक क्या दे रखे हैं कि जब धातु, देखो इसमें आपका टॉपिक दे रखे हैं धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। हम धातु और अधातु की बात कर रहे हैं कि जो आपस में अभिक्रिया कैसे करती है। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणधर्म और धातु के रासायनिक नहीं धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म, और दूसरे भी जो 2 वीडियो थे उनके अंदर हम लोगों ने धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म थे उनके बारे में चर्चा की है। आज हम बात करेंगे कि धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करती है। तो धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कैसे करती है, पहले इसकी भाषा के सीधी सी बात है। आपको पता है कि जो धातुएं होती है, आपकी धातुएं हमेशा धनायन होती है। धनायन क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर धनायन आता है, वो धनावेशित होती है। अब जो अधातु होती है वो ऋणावेशित होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। सबसे पहले इसकी भाषा की बात करते हैं। भाषा आपकी क्या दे रखी है, आप देख सकते हो इसके अंदर दे रखी है धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इसीलिए धनायन बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए संयोजकता का मतलब क्या होता है, कोष का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि संयोजकता का मतलब क्या होता है। संयोजकता का मतलब होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व हो, आयरन के मान लो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आयरन की संयोजकता 2 है। जैसे हम लोग ये बात करते हैं, जैसे तत्व की बात करते हैं, अपना तत्व ले लिया हम लोगों ने, सोडियम ले लिया, Na ले लिया, Na सोडियम में 11 नंबर, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। जैसे हम लोग सोडियम की कक्षा बढ़ाते हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपको पता है 2 भरे जाते हैं। जो आपका 9th क्लास में सूत्र आता है 2n², इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 3 2 6 और 2 कितने हो गए? 8। अब आपको पता है पहली कक्षा में 2 भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए, तीसरे में इलेक्ट्रॉन बचेगा 1। इसका मतलब हो गया सोडियम की संयोजकता 1 होगी। 1 होने का मतलब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, त्यागेगी। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर धनायन आता है। वो धनायन कैसे आता है अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। और अधातु परमाणु होते हैं वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। आपको पता होना चाहिए धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, धनायन बनाती है। जो अधातु होती है वो जो संयोजकता कोष होते हैं आपके, उसमें से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक खुद ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन को जो त्यागेगा उसके ऊपर धनायन आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर क्या आएगा? ऋणायन आएगा। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में। देखो इसमें आ रखा है अपना सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सोडियम क्लोराइड का निर्माण एग्जाम्पल आपका दे रखे हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण। आपको पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अब सोडियम क्लोराइड है वो आपका एक उदासीन लवण है। इसके अंदर एक आपकी धातु भी है और एक आपकी अधातु भी है। अब पहले हम धातु की चर्चा कर लेते हैं और दूसरी उसके बाद अधातु की बात करेंगे। मैं हम बात कर रहे हैं सोडियम की। अब सोडियम आपको पता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। और किसी भी कक्षा में किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका 2n²। जहां पर आपकी n कक्षा की संख्या है। n क्या है? आपकी कक्षा की संख्या। n आपकी कक्षा की संख्या होगी। यदि आप n बराबर 1 रखोगे, मतलब पहली कक्षा होगी n बराबर मान आपका 1 होगा, तो पहली कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे। n बराबर आप 2 रखोगे तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आप, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है? 8। n बराबर आप 3 रखोगे, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी 9 को 2 से गुणा कर दो 18। चौथी कक्षा की बात करते हैं, चौथी में आपको हो जाएंगे 4 को 16 2 32, पांचवी में हो जाएंगे आपके 50। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n² होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में आपके कितने हो गए? 8 हो गए, तीसरे में 18 हो गए, चौथी 32 हो गए, पांचवी 50 हो गए। लेकिन नील्स बोर के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
यहाँ बात हो रही है सोडियम क्लोराइड के निर्माण की, तो निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हो गया NaCl, जिसमें आपकी सोडियम धातु है, क्लोरीन आपकी A धातु है। वो धातु इस पहले सोडियम की बात करते हैं। देखो सोडियम Na है, Na के हम लोग कोष बना लेते हैं, ये हमने Na को कक्षा बना दी भाई। पहले कक्षा बनेगी 3, क्योंकि देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 होता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग 2, दूसरी में कितने भरेंगे 2, दूसरे में हम लोग भरेंगे, पहले में हम लोगों ने भर दिए 2, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे में भरेंगे 2 2 4 2 6 और 2 कितने भर दिए 8, तीसरे में इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे 1। अब आपको पता होगा कि सोडियम अपनी जो तीसरी कक्षा है उसको पूरा करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 7 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसकी एक कक्षा भी कम हो जाएगी। ये देखो जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका दे रखा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 2 8 1, कितना है 2 8 1 है। सोडियम आपको यहाँ पर दे रखा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका दे रखा है 2 8 1 दे रखा है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो पहले को एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल रखा है तो उसके Na के ऊपर क्या आ जाता है, Na के ऊपर आ जाता है अपना प्लस आ जाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई भी धातु होती है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनायन का निर्माण करती है। पहले आपका सोडियम धातु थी, आगे जाके आपका बन जाता है सोडियम धनायन। आगे जाके क्या बनता है, सोडियम में धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम धनायन बनता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। और ये आपकी जो सोडियम की जो कक्षा की जो संरचना है इस प्रकार बनेगी। इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो जो एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तुलना में ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसके बाद में आगे सोडियम धनायन के बारे में बात कर ली। किसी भी आयन की बात करते हैं, किसी भी सोडियम क्लोराइड है वो लवण बना है, उसमें आपका एक यदि धनायन है दूसरा आपका ऋणायन है, तो ऋणायन जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सामने वाला इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कहने का मतलब है सोडियम की अब संयोजकता की बात करें, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसकी संयोजकता भी आपकी एक ही होगी। सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, एक ही होगी। आगे चलते हैं हम लोग के ये बात करते हैं क्लोरीन की। देखो अब क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। जैसे हमने क्लोरीन की मैं अभी कक्षा पढ़ाता हूँ, ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी। अब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आप किसके बराबर भरे जाते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरी में आपके 2 2 4 2 6 और 2 कितने होंगे 8, तीसरे में कितने 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब से इसमें बात क्या होती है कि क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। वो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण करने का मतलब होता है क्लोरीन होता है आपका Cl, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 2 8 7 होता है, 2 8 7 होगा। तो 2 8 7 होगा, आपको तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यदि आपको ग्रहण करेगा ई इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करेगा तो आगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋणायन, आगे जाके आपका Cl माइनस बनेगा। Cl माइनस बनता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चेंज हो जाता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 8 और उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड ऋणायन। नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड ऋणायन, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान समझता है। तो जो Na था वो तो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब Na के ऊपर प्लस आ जाएगा, और Cl है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो धनायन का निर्माण करता है, वो आपकी धातु होगी, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणायन का निर्माण करता है, वो आपकी क्या होगी, अधातु होगी। आगे इसकी संरचना है वो देख लेते हैं। संरचना किस प्रकार बना रखी है, दोनों को मिला रखा है, दोनों को मिला इस प्रकार है। देखो ये देखो, इसमें आप देख सकते हो कि जो अपना सोडियम है, सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। आपकी संरचना इस प्रकार बना रखी है, Na है, Na के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर उसको एक बिंदु से प्रदर्शित कर दिया है और दूसरे को क्रॉस से प्रदर्शित कर दिया। क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 और कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अभी सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये Cl के पास आएगा। आपका आगे जाके किस प्रकार बढ़ेगा, आगे जाके इस प्रकार बढ़ेगा, Na तो हो गया आपका ऐसे, Na के ऊपर आ गया आपका प्लस और Cl
1 2 3 4 5 6 7 1 ये अपना ये हो गया, जो इसने सोडियम का इसके पास आ गया और Cl के ऊपर अपना क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। एक के ऊपर धनायन आएगा और दूसरे के ऊपर अपना क्या आएगा, ऋणायन आएगा। इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके, मतलब धातु और ये धातु क्रिया करके आगे यौगिक का निर्माण करते हैं। ये आपकी धातु है, ये आपकी ये धातु है। धातु धनायन होती है, ये धातु ऋणायन होती है। धनायन और ऋणायन, जितना आवेश, जितना धनायन होगा उतना ऋणायन होगा, जितना आवेश धनात्मक होगा उतना आवेश ऋणात्मक होगा। आवेश का मान समान होगा तभी आगे जाके एक उदासीन यौगिक बनेगा। और ऐसे हर किसी आप धातु और धातु का आप मिला नहीं सकते, क्योंकि जिसके बाह्यतम कोश में, भाई सोडियम के बाह्यतम कोश में आपके एक, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दोनों H प्लस Cl HCl बन जाएगा। उसी प्रकार यौगिक बनते हैं। ऐसे हम हर किसी को यौगिक बना नहीं सकते। ये आपका धनायन हो गया, ये आपका ऋणायन होगा, ये इसकी आकृति Na+Cl, इसी इसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, Na+ का हो गया आपका, और आगे जाके Cl- का हो गया, आगे जाके बनेगा आपका Na+ और बन गया NaCl। इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये प्लस का आवेश, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, दोनों आवेश एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे और आगे जाके आपका यौगिक बनेगा NaCl। ये थी आपकी धातु और धातु की क्रिया। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे एक उदाहरण और आ रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। आपको पहले पता होना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, मतलब एक मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता होती है प्लस की 2 और क्लोरीन की होती है माइनस की। माइनस की 1 होती है, 1 होती है, तो आपको पता है दो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्लोरीन का परमाणु तो 1 ही लेता है, 1 लेता है, तो उसमें क्लोरीन के 2 परमाणु जोड़ने पड़ेंगे। पहला मैग्नीशियम का निर्माण किस प्रकार होता है, मैग्नीशियम के बारे में बता देता हूँ। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपका 12 है। पहली कक्षा इसकी किस प्रकार बनेगी, इस प्रकार में बना देता हूँ। ये 3 कक्षा बना दी, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, और दूसरे में कितने भरेंगे, 8, 2 2 4, 2 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन ने, भाई 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान समझेगा, तो ये तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। आप देख सकते हो, ये देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 2 8 2 हो गया। वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर Mg2+ आवेशों का मान +2 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बचेगा, 2, और कितना बचेगा, 8। इसका मतलब मैग्नीशियम धनायन हो गया। मैग्नीशियम आपका क्या हो गया, धनायन हो गया। आगे वो क्लोराइड का निर्माण आपको पता ही कैसे होगा, आगे देखते हैं। ये आपको हो गया कि आपको पूछ ले मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। एक बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि संयोजकता का मान है 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है और 4 से लेकर 8 तक वापस घटता भी है। आगे देखो, क्लोराइड का निर्माण अभी हम लोगों ने किया था। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन विन्यास भाई परमाणु क्रमांक 17 है। पहली कक्षा में भर दिया 2, दूसरे में भर दिया 8, तीसरे में भर दिया 7। इसके साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, आगे जाके आपका Cl- बनेगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 8। पहले 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 8 हो गए, और ये आपका क्लोराइड ऋणायन हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या बनता है, धनायन बनता है। ये आगे जो इनका निर्माण की जो संरचना है वो इस प्रकार आपकी दे रही है। देखो आपका चित्र दे रहेगा, मैंने आपको बता देता हूँ। ये देखो आप सामने देखो, दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जो मैग्नीशियम है Mg मैग्नीशियम, उसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आपके यहाँ पर क्लोरीन कितने, क्योंकि एक मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला इस प्रकार होता है MgCl2, एक मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन जुड़े होते हैं। मैंने एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन आपके नीचे वाले क्लोरीन को देगा। आगे जाके जो आपकी अभिक्रिया होगी इस प्रकार होगी, Mg ने आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो आवेश का मान +2 हो जाएगा। और Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 1 2 3 4 5 6 और 7। एक परमाणु ने यदि 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो कितने परमाणु है, मैंने कोष्ठक में 2 लिख दिया है, इसका मतलब 2 परमाणु है। क्लोरीन शुद्ध हो जाएगा आपका MgCl2। तो आपकी समीकरण होगी, मैं समीकरण आपको बता देता हूँ किस प्रकार होगी। समीकरण आपकी इस प्रकार होगी, कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रकार होगी आपकी समीकरण, Mg2+ और यहाँ हो जाएगा आपका 2Cl-, क्योंकि Cl क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन की संयोजकता है वो 1 ही होती है, ऋणात्मक, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हमने क्लोरीन के परमाणु 2 लिए हैं,
क्योंकि मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, प्लस की संयोजकता 2 है, तो इसकी क्लोरीन की 1 है, तो 2 पर 2 अणु बना दिए हमने इसके। आगे जाकर आपका बन जाएगा MgCl2। ये आपकी इस प्रकार आपकी समीकरण हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इस प्रकार आपको है ना मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर धातु की अभिक्रिया धातु के साथ करके बताओ। ये आपकी धातु हो गई। इस धातु की हम लोगों ने धातु के साथ अभिक्रिया करके वो आपका यौगिक का निर्माण किया। किस प्रकार होती है? धातु धनायन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का दान करती है। ए धातु ऋणायन होती है क्योंकि बाह्यतम कोश में संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? ग्रहण करती है। क्लोरीन होती है वो ए धातु होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। सोडियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, वो आपकी धातु में होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बस अपने संयोजकता कोश से दान करती है, त्यागती है, कहने का मतलब हो गया। आगे बात करते हैं आयनिक यौगिक के। आयनिक यौगिक की बात करते हैं। आयनिक यौगिक क्या होता है? आपको पता होगा कि आयनिक यौगिक के आयन कौन से होते हैं? एक आपका हो गया धनायन, दूसरा आपका हो गया ऋणायन। धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ते हैं क्योंकि विपरीत आवेश के मध्य हमेशा आकर्षण होता है। जो समान आवेश होता है, समान आवेश के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण होता है। इनमें मैंने आपको 2 परिभाषा दे रखी है। आयनिक यौगिक क्या दे रखा है? विपरीत आवेश से विपरीत आवेशित आयन, एक के ऊपर हो जाएगा आपका धनायन, दूसरे के ऊपर ऋणायन। जैसे Na के ऊपर प्लस हो गया, Cl के ऊपर आपका क्या हो गया? माइनस। ये आपका धनावेशित है, आपका क्या है? ऋणावेशित है। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बांधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब जो यौगिक होते हैं विपरीत आवेश वाले यौगिक, एक धनायन और ऋणायन दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आपस में मजबूत स्थिर विद्युत बल द्वारा जुड़ जाते हैं और कौन से यौगिक का निर्माण करते हैं? आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। ये दूसरी परिभाषा हम ये बता सकते हैं कि धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं। अब आपको पता है कि धातु इलेक्ट्रॉन देती है, धातु इलेक्ट्रॉन लेती है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आपका जो यौगिक बनते हैं, मजबूत यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों का नाम होता है आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजन यौगिक। क्योंकि इसमें जुड़ते हैं कौन? आयन जुड़ता है। एक आपका धनायन होता है, उसके साथ दूसरा आपका क्या होता है? ऋणायन होता है। धनायन और ऋणायन दोनों एक दूसरे से जुड़कर कौन से यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म है, उनके गुणधर्म के बारे में। आयनिक यौगिक के क्या क्या गुणधर्म है? तो आयनिक यौगिकों का अगला टॉपिक हो गया आयनिक यौगिक के गुणधर्म, और उसका पहला पॉइंट हो गया भौतिक प्रकृति। भाई उनकी भौतिक प्रकृति होती है वो किस पर, उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? तो भौतिक अवस्था की बात करते हैं। देखो आयनिक यौगिक होते हैं वो धनायनों और ऋणायनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। सीधी सी बात नॉर्मल बात यह है कि जो धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उनका आकर्षण बल मजबूत होगा। आकर्षण बल उनके बीच में मजबूत है तो इस कारण वो यौगिक कौन से होंगे? ठोस होंगे और कठोर होंगे। जिनका आकर्षण बल जितना मजबूत होता है वो यौगिक उतने ठोस और कठोर होता है। इसका मतलब भौतिक प्रकृति है। पूछ ले आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति कैसी होती है? तो आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होता है। ये आप इसमें लाइन सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं, आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें आयनों के कारण जो आकर्षण बल होता है वो काफी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और ये सामान्यतः यौगिक भंगुर होते हैं। भंगुर की प्रकृति आप जानते ही हैं कि उसके ऊपर बाहर से कोई बल लगाते हैं या उनको किसी हथौड़े से पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं उनमें भंगुरता का गुण भी होता है। ठोस और कठोर होते हैं। बाहर से कोई दबाव डालेंगे या किसी हथौड़े से पीटेंगे तो यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, वो भंगुर होते हैं। इनका गुण होता है। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके आयनों के मध्य परबल आकर्षण बल होता है और उनमें भंगुर की प्रकृति भी होती है। उनको किसी हथौड़े से या बाह्य बल लगाने पर और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाते हैं। अगला है विद्युत चालकता के बाद आपको ये बात पता ही होगी कि आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इसका मेन पॉइंट है कि आयनिक यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत का चालन, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं? अब आयनिक यौगिक की बात कर लेते हैं। भाई NaCl है, ये एक आयनिक यौगिक है। ये भी ठोस अवस्था में, लेकिन जब इसको हम जल के अंदर घोलेंगे तो Na आपका प्लस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, Cl आपके माइनस हो जाएगा, आयन आपके मुक्त हो जाएंगे और मुक्त आयनों में हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
सीधा यौगिक आयनिक यौगिक यदि ठोस अवस्था में है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्रव अवस्था में जो आयन होते हैं आपके मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद आगे तीसरा पॉइंट होता है, पहला भौतिक प्रकृति ठोस और कठोर होते हैं, गलित अवस्था में द्रव अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तीसरा आपका हो गया घुलनशीलता, मतलब आयनिक यौगिक है वो होते हैं वो किसके अंदर घुलते हैं? तो आयनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक होता है जल में घुलनशील होते हैं, जल के अंदर तो वो घुल जाते हैं आपके। और पेट्रोल और केरोसिन जो आपके विलायक होते हैं उनमें ए विलय होते हैं। बात करते हैं सिर्फ जल की, जो आयनिक यौगिक होते हैं आपके वो जल में तो आपके घुलनशील होते हैं, जबकि पेट्रोल और केरोसिन होते हैं उसमें आपके क्या होते हैं? अघुलनशील। अपना लास्ट और चौथा टॉपिक है इसका, चौथा कौन सा है? चौथा है गलनांक और क्वथनांक। भाई आयनिक यौगिक की हमने भौतिक प्रकृति की बात कर ली, भौतिक प्रकृति ठोस और कठोर होते हैं, उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, उसके कारण भंगुरता का भी गुण होता है उनके अंदर। दूसरा हो गया आपकी चालकता, तो आयनिक यौगिक होते हैं वो गलित या द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और तीसरा आपका भी मैंने आपको बताया घुलनशीलता, जल में तो घुलनशील होते हैं, जो विलायक और भी होते हैं जैसे पेट्रोल केरोसिन हो गया उनके अंदर आपका ए विलय होता है आपका, उसके अंदर वो नहीं घुलता। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। गलनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है, वह ताप जिस पर ठोस किस में बदलता है? द्रव में, उस ताप को गलनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर द्रव किस में बदलता है? गैस में, उसे कहते हैं अपना क्वथनांक। गलनांक ताप है, जो कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था से यदि द्रव अवस्था में बदल रहा है, कितने ताप पर बदलता है उस तापमान का मान को उसका गलनांक कहते हैं उस पदार्थ का। क्वथनांक का मतलब हो गया किसी पदार्थ को हम लोग ठोस द्रव से गैस में बदल रहे हैं, कितने तापमान पर बदल रहे हैं, वो तापमान आपका क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। तो आपको पता है कि आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, मजबूत होता है, तो इसका मतलब मजबूत है तो उसका आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक का मान होगा वो भी बहुत अधिक होगा। गलनांक और क्वथनांक का मान उच्च होता है। चार आयनिक यौगिकों के चार भौतिक गुण द्रव्य हैं, भौतिक प्रवृत्ति ठोस और कठोर होते हैं। दूसरा आपका विद्युत चालकता, द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। जल के अंदर विलय होते हैं, विलय घुलनशीलता की बात करें जल के अंदर तो विलय होते हैं, और केरोसिन और पेट्रोल के अंदर क्या होते हैं? आपके ए विलय होते हैं। और चौथा गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, अधिक होता है। आगे कुछ यौगिक दे रखे हैं, उन यौगिकों के मैंने आपको गलनांक और क्वथनांक के मान दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो किसका गलनांक कितना होता है, किसका क्वथनांक कितना होता है। यौगिक है आपका पहला सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है आपका NaCl हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड, उसका गलनांक है आपका 1074 केल्विन, 1074 केल्विन दे रखा है। यदि आप इसका मान सेंटीग्रेड में निकालो तो इसमें से 273 घटा दो, इसका माइनस करना है, इसके अंदर से आपको 273 घटाओगे, 273 घटाओगे तो उसका मान सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तापमान का मात्र केल्विन भी होता है, सेंटीग्रेड दोनों मात्रक होते हैं। आप केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहते हो तो उसमें से माइनस करने पड़ेंगे आपको, 273 घटाओगे तो आपका मान सेंटीग्रेड हो जाएगा। और क्वथनांक दे रखे हैं 1686, 1686 केल्विन दे रखे हैं। उसके बाद अगला लिथियम क्लोराइड LiCl हो गया, लिथियम क्लोराइड है, उसका गलनांक दे रखे हैं 887 केल्विन, क्वथनांक दे रखा है 1600 केल्विन। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनका मान आपको याद नहीं होगा तो भी कोई बात, लेकिन लगभग मान आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका सोडियम क्लोराइड होता है, उसका गलनांक 1074 केल्विन होता है, क्वथनांक 1686 केल्विन हो गया। लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं 887 इसका केल्विन गलनांक हो गया, 1600 केल्विन इसको क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो गया, CaCl2 हो गया कैल्शियम क्लोराइड, उसका गलनांक है वो लगभग सोडियम क्लोराइड के बराबर होता है, 1045 केल्विन हो गया। क्वथनांक हो गया ज्यादा होता है, 1900 केल्विन इसका क्वथनांक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखे हैं अपना कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका गलनांक दे रखे हैं आपका बहुत ज्यादा होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है CaCl2 होता है, इसका गलनांक होता है 2850 केल्विन। और यदि आप सेंटीग्रेड में मान निकालना चाहते हो 273 घटा लो, और इसका क्वथनांक है 3120 केल्विन। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, जिसका गलनांक होता है 981 केल्विन, क्वथनांक होता है 1685 केल्विन। तो ये अपने कुछ यौगिक थे जिसमें हमने केल्विन
भाई जितने भी यौगिक थे जिनमें जिनका गलनांक और क्वथनांक कितने होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। इनके ऊपर ज़्यादातर ऐसे कोई पूछा नहीं जाता है कैल्शियम क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है, वो आपकी जानकारी के लिए मैंने यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक आपको बता दिए। तो इस वीडियो में हमने किसके बारे में जानकारी की है, इस वीडियो में हमने बात की है जो धातु और धातु जो आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, और दूसरा आयनिक यौगिक क्या होते हैं, और आयनिक यौगिक के जो आपके गुणधर्म थे, गुणधर्म कौन कौन से आपको बताया, भौतिक प्रकृति हो गई, चालकता हो गई, दूसरा तीसरा घुलनशीलता हो गई, और चौथा आपका क्या हो गया था, चौथा किसके बारे में बात की थी आप बताओ खुद ही। भाई मैंने बता दिया, भौतिक प्रकृति होगी, घुलनशीलता होगी, चालकता होगी, चौथा क्या था अपना गलनांक और क्वथनांक, उसका मान क्या होता है, उच्च होता है। ये कक्षा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने जो क्लासमेट दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपना लाइक करो और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।